हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे वायुमंडल के बारे में, उसके संगठन और उसकी संरचना के बारे में। अब तक हमने देखा था मौसम और जलवायु के बारे में, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो आज हमारी जो वीडियो है वो है वायुमंडल के बारे में और उसके संगठन के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं वायुमंडल और संगठन। वायुमंडल तथा उसका संगठन। वायुमंडल तथा उसका संगठन, इसके हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वायुमंडल होता क्या है, कि जो वायुमंडल है वो क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है वायुमंडल का। तो जो वायुमंडल का जो अर्थ है वो है कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को हम वायुमंडल कहते हैं। कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, इसको मतलब जो चारों ओर से घेरे हुए जो वायु का विस्तृत फैलाव होता है, ये वायु होगी। और वायु का जो विस्तृत फैलाव उसको क्या कहेंगे हम, वायुमंडल। तो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को हम क्या कहेंगे, वायुमंडल कहते हैं। यानी कि गैसों की एक परत होती है जो पृथ्वी एक दूसरे से स्टे हुए हैं, पास में है। तो वायुमंडल को जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहा जाता है। जो हमारा वायुमंडल है वो पहले जो माना जाता था कि 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, 300 किलोमीटर पहले जो मानते थे। लेकिन वर्तमान की अगर हम देखें, वर्तमान में तो जो वायुमंडल वो माना गया 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। जो इसकी ऊंचाई मानी गई है, वो 32,000 किलोमीटर तक मानी गई है। अगर वैसे देखें तो जो वायुमंडल है वो 5.6 किलोमीटर तक अगर हम ऊपर जाते हैं तो जो हमारा वायुमंडल है वो 50% कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार जब हम 16 किलोमीटर तक बढ़ते हैं तो हमारा 75% जो है वायुमंडल कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार जब हम 32 किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं तो जो हमारा वायुमंडल है वो 99% कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो था वायुमंडल का क्रम है कि पहले जो वायुमंडल की ऊंचाई मानी जाती थी वो 300 किलोमीटर थी। वर्तमान में जो वायुमंडल माना गया है वो 32,000 किलोमीटर माना गया है। और जो हमारा 5.6 किलोमीटर की औसत ऊंचाई तक हम जाते हैं तो हमारा लगभग 50% जो वायुमंडल आ जाता है। और इसी प्रकार 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर 75% हमारा जो वायुमंडल कंप्लीट हो जाता है। और 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो हमारा 99% जो है वायुमंडल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके संगठन की अगर हम बात करें तो जो वायुमंडल है वो गैसों के मिश्रण से बना है। वायुमंडल किससे बना है, गैसों के मिश्रण से। पहली बात यह है कि जो गैसों के मिश्रण से बना है और इसके साथ साथ इसमें क्या क्या पाया जाता है, जल वाष्प, और तीसरा क्या पाया जाता है, धूल का। ये 3 चीजें, और इसके अंदर ये 2 चीजें और पाई जाती है। कि जो संगठन है कि वायुमंडल जो हमारा वायुमंडल है वो गैसों के मिश्रण से बना है और इसके साथ साथ इसमें जलवाष्प और धूल कण पाए जाते हैं। तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी गैसें हैं, किस प्रकार ये कार्य करती हैं
और उसके बाद जलवाष्प और धूलकण की बात करेंगे हम इसके संगठन में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना चाहते हो तो, समझ में आ गया हो तो, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो कि कोई प्रॉब्लम है तो, क्वेरीज है तो। हम बात कर रहे थे संगठन की कि उसके अंतर्गत गैसों का मिश्रण है और साथ के साथ जलवाष्प और धूलकण है। तो इसमें जो गैसें हैं, वो गैसें कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सभी प्रकार की जो गैसें हैं हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। वैसे भी जो हमने डेफिनेशन देखी थी वो क्या थी? वायुमंडल जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। तो जो गैसें हैं वो हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं, और इन गैसों में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इस सबसे अधिक मात्रा में हमारे वायुमंडल में स्थित है, या कह सकते हैं कि 99% जो है इन्हीं की मात्रा पाई जाती है वायुमंडल में। वायुमंडल में 99% क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। अब बात करते हैं इनके एक एक गैस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन की। जो नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में इसकी मात्रा सबसे अधिक है, सबसे अधिक मात्रा इसी की पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। जो नाइट्रोजन है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो मतलब इसकी जो प्रतिशत है यानी इसकी जो परसेंटेज है वो कितनी है? ये है 78.09 के आसपास पाई जाती है। 78.09 के आसपास ये पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, ठीक है। और यह वस्तुओं को जलने से बचाती है, वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। जो नाइट्रोजन जो गैस है वो वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। अब तीनों चीजों का फैक्टर आएगा कि एक जलने से, तेजी से जलने से बचाती है, एक जलने में सहायक होती है, और एक जो होती है वो जली हुई चीज को बुझाती है। तो नाइट्रोजन जो गैस है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसकी जो परसेंटेज की बात करें तो 78.09% है। वस्तु को तेजी से जलने से बचाती है और पेड़ पौधों में प्रोटीन का कार्य करती है। पेड़ पौधों में प्रोटीन का कार्य करती है। प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। जो नाइट्रोजन गैस है पेड़ पौधों में प्रोटीन के कार्य के निर्माण में सहायक होती है। और जो इसकी ऊंचाई है लगभग यह 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक। जो गैस जितनी हल्की होगी वो उतनी ही ऊपर तक पाई जाती है। तो यह लगभग 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और जो नाइट्रोजन गैस है ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, मतलब कि इसमें ना तो कोई रंग होता है, ना कोई गंध होती है, और ना ही कोई स्वाद होता है। टेस्टलेस, स्मेललेस, कलरलेस जो नाइट्रोजन गैस होती है। तो ये थे नाइट्रोजन के बारे में कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। 78% इसकी मात्रा है वायुमंडल में, और यह 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है।
वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है और पेड़ पौधों में प्रोटीन का कार्य करती है। प्रोटीन में सहायक होती है उनके निर्माण में। जो नाइट्रोजन गैस होती है वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर जो हमारी गैस आती है जिसकी सबसे अधिक मात्रा है, दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली है, वो है ऑक्सीजन। इसकी जो प्रतिशत है वो 20.99% या कह सकते हो 21%, 20.99 या फिर 21% भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है 20.99% पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। और यह जो है लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग ये पाई जाती है। और इसका जो विस्तृत फैलाव है वो है 32 किलोमीटर की 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक। मतलब ये मोस्टली जो 99% जो ऑक्सीजन है वो 16 किलोमीटर तक पाई जाती है। लेकिन अगर हम 100 की बात करें तो वो 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। लेकिन लगभग 99% जो ऑक्सीजन है वो 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही पाई जाती है। और ऑक्सीजन यह जीवनदायिनी है, प्राणदायिनी है। इसी की सहायता से हम सांस ले रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जो ऑक्सीजन है वह अन्य पदार्थों के साथ जलने का कार्य करती है, अन्य पदार्थों के साथ जलने का कार्य करती है। जलने में सहायक भी कह सकते हो या जलने का कार्य करती है। जलने में सहायक है कि ऑक्सीजन की सहायता से ही जो है आग लगाई जाती है। जब अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो जो है नेचुरली बात से आग लग जाती है। तो अन्य पदार्थों के साथ मिलकर यह जलने का कार्य करती है। और जो हमारे वायुमंडल में है वो 21% इसकी मात्रा है और 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक है वायुमंडल में उपस्थित है। साथ ही साथ इस 16 किलोमीटर में 99% की जो वायुमंडल है, 99% ऑक्सीजन पाई जाती है 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक। यानी 16 किलोमीटर के जो वायुमंडल के विस्तृत फैलाव में 99% ये कवर कर लेती है और अन्य पदार्थों के साथ जलने का यह कार्य करती है। औद्योगिक सभ्यता की ये रीढ़ मानी गई है। औद्योगिक सभ्यता की रीढ़, औद्योगिक सभ्यता की रीढ़, औद्योगिक सभ्यता की रीढ़ मानी गई है। क्योंकि औद्योगिक सभ्यता की रीढ़ इसलिए मानी गई है क्योंकि जीवाश्म है, यह जीवाश्म ईंधन जो होता है हमारा उसमें जलने में सहायक होती है। इसीलिए इसको औद्योगिक सभ्यता की रीढ़ माना गया है। क्योंकि हम इसके अभाव में ईंधन को नहीं जला सकते, अभाव में ईंधन नहीं जला सकते। और ईंधन नहीं जलेगा तो जाहिर सी बात है औद्योगिक विकास नहीं कर पाएंगे किसी भी प्रकार का। तो अभाव में ईंधन नहीं जल सकता। और इसके यह क्योंकि जलने में सहायक होती है, ये साथ मिलकर जलाती है किसी भी वस्तु को। तो ये था ऑक्सीजन के बारे में, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा
तीसरे नंबर पे आती है, अब आती है हमारी अन्य गैसें। अगर हम देखें तो अन्य गैसें हमारी आएंगी, अन्य गैसें आएंगी क्योंकि 99% इन्होंने कवर कर लिया। अब बात जो बचती है वो 1% की बचती है, जिसमें आएगी अन्य सभी गैसें। अब 1% में अन्य सभी गैसें हमें कंप्लीट होगी। तो उसके बाद आती है आर्गन। वैसे तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन क्रम वाइज अगर हम बात करें तो तीसरी जो गैस है वो आर्गन है। तीसरी जो गैस है यह आर्गन है, और आर्गन एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस, यह किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं करती। अक्रिय गैस है, यह रासायनिक क्रिया नहीं करती, रासायनिक क्रिया नहीं करती। आर्गन जो है एक अक्रिय गैस है, ये किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं करती, और इसका जो फैलाव है या फिर जो इसकी प्रतिशत की मात्रा है वो है 0.93%। जो आर्गन है वो 0.93% जो हमारे एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में पाई जाती है। ये अक्रिय गैस है, इसका कोई बेनिफिट नहीं। इसी प्रकार अन्य भी अक्रिय गैसें हैं, जैसे ओजोन की बात करें, इसके अलावा बात करते हैं हीलियम की, जेनॉन की। ये जो सभी प्रकार की जो गैसें हैं वो अक्रिय गैसें हैं, इनका रासायनिक क्रियाएं नहीं होती, और ये जो आर्गन गैस है वो 0.93% हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। फिर बात करते हैं CO2 की। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भारी गैस होती है। भारी गैस, भारी गैस होने के कारण यह इसकी जो प्रतिशत की मात्रा है वो है 0.03%। 0.03% इसकी मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड की। यह भारी गैस है, और भारी गैस होने के कारण यह हमारे वायुमंडल के केवल 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और ये गैस क्या करती है कि जहाँ पर आग लग जाती है उसको बुझाने का कार्य किया जाता है। वो देखे होंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स, जहाँ पर कहीं इमरजेंसी आए, आग लग जाए तो उसको बुझाती है, तो उसके अंदर क्या होती है, CO2 ही पाई जाती है, क्योंकि बाहरी गैस होती है। और 0.03% इसकी मात्रा है हमारे वायुमंडल में, और 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह पाई जाती है। और CO2 आज के टाइम में जो है वो बढ़ती जा रही है। आजकल CO2 की जो मात्रा है वो क्या है, बढ़ रही है। बढ़ने का मुख्य कारण है उद्योग धंधों का विकास, जिसकी वजह से जो पर्यावरण है वो उसको हानि पहुंचती है। फिर आता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो हल्की गैस है। हल्की गैस है, और ये हल्की होने के कारण 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी हाइट जो इसकी वो 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में उपस्थित है। और यह हल्की गैस है, हल्की गैस है। और इसके साथ साथ जो इसकी जो प्रतिशत की मात्रा है वो 0.01% में भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है हाइड्रोजन गैस। इसके बाद आती है हमारी ओजोन। ओजोन, इसकी मात्रा भी बहुत ही अल्प है, यह कह सकते हो कि 0.006%। इनकी मात्राएं जो है वो बढ़ती बढ़ती रहती हैं, क्योंकि ओजोन जो है बहुत ही लाभकारी है हमारे लिए। अगर ओजोन परत ना होती तो हमारे जो सूर्य किरणों से सुरक्षा नहीं कर पाती, और जो डायरेक्ट सन की रेज है वो हमारे तक पहुंचती, जिसके कारण हमें कई प्रकार की बीमारियां, कह सकते हो कैंसर, चर्म रोग भी हो सकता था। तो ये हमारी सुरक्षा करती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज, UV।
इसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि यह हमें यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है, ताकि हमें चर्म रोग जैसे संबंधित कोई बीमारी ना हो। लेकिन जो ये अल्प मात्रा गैसें हैं, अन्य गैसें जिनकी बात कर रहे हैं, इनकी जो मात्राएं हैं वो घटती बढ़ती रहती है, इनकी फिक्स नहीं है, क्योंकि 1% है और इनका जो अलग अलग नेचर स्वभाव के कारण इनकी जो मात्रा है बढ़ती रहती है। जैसे CO2 है, इसकी मात्रा बढ़ रही है। इसके अलावा ओजोन है, इसकी मात्रा भी घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रदूषण फैलाएंगे और ज़्यादा हीट होगी तो जिसके कारण जो वहाँ पर छेद भी हो रहा, ओजोन जो लेयर हमारी है, आगे बात करेंगे इसके संरचना की, तब बात करेंगे कि ओजोन लेयर वहाँ पर क्या होता है, डिप्लेशन होता है, और ध्रुवीय क्षेत्रों पर इसका जो है छेद भी पाया गया है। तो ये थे हमारे वायुमंडल के संगठन में जो उपस्थित गैसें थी, क्योंकि जो हमारा जो वायुमंडल है वो क्या है, गैसों का एक मिश्रण है। तो हमने बात की है इन गैसों की, एक गैसों का मिश्रण है। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो जलवाष्प क्या भूमिका निभाते हैं और धूलकण। तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जलवाष्प, तो जलवाष्प किसे कहते हैं, जो हमारे वायुमंडल है उसमें उपस्थित जल की जो गैसीय स्वरूप है उसको हम क्या कहेंगे, जलवाष्प। हमारे वायुमंडल में उपस्थित जल के गैसीय स्वरूप को, वायुमंडल में उपस्थित जल के जो गैसीय स्वरूप है, गैस का जो स्वरूप है उसको हम क्या कहते हैं, जलवाष्प कहते हैं। और ये जलवाष्प की जो मात्रा है हमारे वायुमंडल में वो लगभग 2% मानी गई है, 2% के आसपास है। और ये अधिक से अधिक जो हो सकती है, अधिक से अधिक जलवाष्प की जो मात्रा है वो 4% तक हो सकती है, इससे ज़्यादा तो होगी ही नहीं हमारे एटमॉस्फेयर में। जो वायुमंडल में उपस्थित जल की गैसीय स्वरूप को जलवाष्प कहते हैं, और मात्रा जो इसकी है 2% है, कि जो हमारे वायुमंडल में 2% की मात्रा में जो है जलवाष्प पाए जाते हैं। और लेकिन अधिक से अधिक अगर हम वैल्यू की बात करें तो 4% हो सकती है। और यह है ऊंचाई बढ़ने पर जो है, हाइट बढ़ने पर जलवाष्प यानी वाटर वेपर की जो मात्रा है वो घटती जाती है। हाइट बढ़ने पर जो है, हाइट जब बढ़ेगी तो वाटर वेपर की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी। अगर हम सीधी सी बात करें तो ध्रुवों पर जो है इसकी मात्रा कम हो जाती है, ध्रुवों पर इसकी मात्रा कम हो जाती है, कम होती है किसकी अपेक्षा, भूमध्य की अपेक्षा, भूमध्य की अपेक्षा। भूमध्य की अपेक्षा ध्रुवों पर इसकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है, या फिर कह सकते हैं हाइट बढ़ने पर वाटर वेपर की जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। और जो 2% जलवाष्प है वो हमारा 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 2000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है हमारा 2% जो है वाटर वेपर, या कह सकते हो आधा जो जलवाष्प है, जलवाष्प की जो आधी मात्रा है वो लगभग 2000 किलोमीटर के दायरे में पाई जाती है। और जलवाष्प के माध्यम से जो हमारे सूर्य से आने वाली किरणें हैं उनको संजोए रखती है, जो पृथ्वी जो विकृत करती है उनको संजो लेती है, जिससे जो हमारी पृथ्वी न तो अधिक गर्म होती है और न ही अधिक ठंडी होती है। ये एक कंबल की भांति कार्य करती है, अधिक न अधिक ठंडी
न अधिक गर्म। यह कंबल की भांति कार्य करता है। ब्लैंकेट के इसको कह सकते हैं, पृथ्वी का कंबल इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी को ना अधिक गर्म होने देता और ना अधिक ठंडी होने देता। और इसी से जो हमारी जो ये इंद्रधनुष निकलता है, उसकी जो प्रक्रिया होती है इंद्रधनुष की, जो हमें देखने को मिलता है, वो जलवाष्प के कारण ही दिखता है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जब वो सूर्य किरणों से टकराते हैं तो एक जो है सूरज के अंदर जो सप्तरंग जो कह सकते हो या फिर इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। और इन्हीं के कारण, जलवाष्प के कारण ही कोहरा, धुंध, बादल बनना, वर्षा, ये सभी प्रोसेस होती है। ये सभी प्रोसेस इसी के माध्यम से होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो ये प्रोसेस नहीं होंगी, और ये प्रोसेस नहीं होंगी तो फिर हमारी वायुमंडल कुछ अलग ही होगा। तो जो वायु जलवाष्प जो है उसकी जो मात्रा है 2% है, अधिक से अधिक 4 हो सकती है। आयु बढ़ने पर जलवाष्प की मात्रा घटती है, या कह सकते हो कि ध्रुवों पर जाते हैं तो उसकी मात्रा कम हो जाती है। किसकी अपेक्षा? भूमध्य की अपेक्षा। जो लगभग 50% कह सकते हो या फिर 2% जो जलवाष्प की मात्रा है वो 2000 मीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है, उसके बाद कम हो जाती है। और ये कंबल की भांति कार्य करता है, पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म होने देता है और ना अधिक ठंडा होने देता है। और जलवाष्प के कारण ही कोहरा, धुंध, बादल, वर्षा, इंद्रधनुष, ये सभी प्रक्रियाएं प्रोसेस होती है। अगर ये ना हो तो ये प्रोसेस भी नहीं होती। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, वरना फिर आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट धूलकणों के बारे में। धूलकण की बात करें तो जो धूलकण है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते हैं हमारे वायुमंडल में। जो धूलकण है, कह सकते हो धूलकण, खनिज कण, परागकण, आदि, ये जो सभी हैं, धूलकण, खनिज कण, परागकण, ये जो सभी प्रकार के कण हैं ये पाए जाते हैं हमारे वायुमंडल में। वायुमंडल में पाए जाते हैं धूलकण, खनिज कण, परागकण, ये हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं और जिनको हम एरोसोल कहते हैं। एरोसोल और एरोसोल इनको कहते हैं। एरोसोल इन्हीं के अभाव में या इन्हीं की मौजूदगी में जो है बादल बनते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो बादल नहीं बनेंगे, जलवाष्प की मात्रा नहीं होगी। जलवाष्प नहीं होंगे क्योंकि ये जो जलवाष्प को क्या है बनाए रखते हैं, उसको संजोए रखते हैं। तो धूलकण, खनिज कण, परागकण आदि वायुमंडल में पाए जाते हैं, जिनको हम एरोसोल कहते हैं। इसके अभाव में बादलों का निर्माण नहीं होता। अगर धूलकण ही न हो, ये न हो, तो बादलों का निर्माण नहीं होगा। यानी धूलकण के अभाव में बादलों का क्या होगा? निर्माण नहीं होगा। अगर बादलों का निर्माण नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जलवाष्प नहीं बनेगा। क्योंकि इन्हीं की सहायता से जो है, बादलों की सहायता से क्या होता है? जलवाष्प बनता है। और यही फिर स्कैटर होकर जो हमें आकाश में लालिमा दिखाई देती है जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, जो हमें लालिमा गोधूली जो दिखाई देती है वो इन धूलकणों के कारण ही दिखाई देती है।
ये जो स्कैटर्स, जो सूर्य से आने वाली किरण होती हैं वो स्कैटर करती है, फैलती है, विकिरित हो जाती है, प्रकीर्ण होता है, और फैलने के कारण जो हमें आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। सुबह और शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है तो जो धूलकण, खनिज कण ये पाए जाते हैं वायुमंडल में, जिनको हम एरोसोल कहते हैं। धूलकणों के अभाव में बादलों का निर्माण नहीं होगा, और बादलों का निर्माण नहीं होगा तो जलवाष्प नहीं बनेगा, क्योंकि ये जलवाष्प बनाने में बड़े ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बहुत ही सहायक होते हैं। तो ये था हमारा वायुमंडल और उसके संगठन के बारे में, कि हमने देखा कि वायुमंडल क्या होता है, ये कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है। साथ ही हमने देखा कि इसके संगठन के बारे में कि जो वायुमंडल है वो गैसों का एक मिश्रण है, साथ साथ इसके अंदर जल वाष्प और धूलकण पाए जाते हैं। हमने एक गैसों के बारे में देखा जो इम्पोर्टेंट थी, उसके अलावा जो जल वाष्प और धूलकणों के बारे में हमने देखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।